साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, यह करंट अफेयर्स की क्लास जो एपीएस के एग्ज़ाम और आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। और ये क्वेश्चन है 10 जो आपके लिए हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया है। ऑप्शन है आनंद कुमार, ऑप्शन है दीप नारायण नायक, ऑप्शन है सफीना बोहरा, ऑप्शन है मेलिसा ट्रेसी। ठीक है, तो वैसे तो ये कहा गया है कि ये जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है ये कई दुनिया के बहुत सारे टीचर्स को दिया गया है। तो उनमें से एक भारतीय भी हमारे शामिल हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। उनका नाम है दीप नारायण नायक। तो दीप नारायण नायक को जो है एक सम्मान दिया गया है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। नाम याद रखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। एक्चुअल में क्या है, एक बर्की फाउंडेशन है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के बर्की फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। बर्की फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। तो कौन देता है इस पुरस्कार को, ठीक है, कौन सी संस्था है जो ये पुरस्कार देती है। तो बेटा जिस संस्था की बात हम कर रहे हैं उस संस्था का नाम है बर्की फाउंडेशन। अब पेपर में तो ये नहीं आएगा खैर कि कौन सी संस्था देती है, बर्की फाउंडेशन। ये बर्की फाउंडेशन संस्था जो है वो यूके की है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, और इसके भारतीय विजेता कौन है, भारत की तरफ से किसे दिया गया है, भारत के विजेता कौन है। तो मैंने नाम बता दिया है उनका, दीप नारायण नायक। दीप नारायण नायक जो हैं वो किस राज्य के रहने वाले हैं, ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य के शिक्षक दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के वो एक शिक्षक हैं और उनको जो है उनको कहा जाता है, उनका जो अन्य नाम है, अन्य नाम मतलब जो उनको निक नेम दिया गया है, उनको कहा गया है टीचर ऑफ द स्ट्रीट। उनको कहा गया है टीचर ऑफ द स्ट्रीट, टीचर ऑफ द स्ट्रीट। टीचर ऑफ द स्ट्रीट किसको बोला गया है, तो बोला गया है दीप नारायण नायक को। अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का हर आदमी का अपना एक अलग सलीका है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को बहुत बारीकी से, बहुत बखूबी से निभाते हैं, उसमें वो अपने कष्टों को नहीं देखते। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर हम अपना काम बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हुआ यूँ था कि जब कोविड का समय चला तो ज़्यादातर क्लासेस जो थी वो लोगों ने ऑनलाइन कर दी। तो इनका ये मानना था कि ऐसे बच्चे जिनके पास में मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते, उनके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या काम करा, जैसे गलियों में जो बोर्ड होते थे, जो गलियों में घर होते हैं बने हुए, उन घरों की जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों को ही उन्होंने ब्लैक बोर्ड में तब्दील कर दिया और बच्चों को गली गली जाके उन्होंने पढ़ाया। कितनी मेहनत का काम उन लोगों ने किया, देखिए आप, है ना। एक टीचर हैं, पेशेवर टीचर हैं, और अपनी भूमिका को जो उन्हें लगा उचित लगा वो उन्होंने किया, है ना। तो उन्होंने क्या करा है कि जो दीवारें हैं गलियों में, उन दीवारों को ब्लैक बोर्ड के रूप में तब्दील करा और फिर उन पर लिख लिख के जो है वो बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया।
ऐसे बच्चों को जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो एक बड़ा काम है और सैल्यूट है इन लोगों को कि ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। दीप नारायण नायक, जरूर नाम याद रखें, दीप नारायण नायक, है ना। हाँ, कुछ तुमने देखा होगा कि कोविड के समय में जो मतलब ऐसे बहुत लोग थे जिन्हें लगा कि अरे बहुत अच्छा हुआ छुट्टी मिल गई, है ना, अब आराम से बैठेंगे हम। बहुत लोग ऐसे भी सोच के रहे होंगे, उनकी सोच ऐसी भी रही होगी। लेकिन जिसको दुनिया में काम करना है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हाँ, वो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, और उसकी मेहनत एक दिन रंग भी लेकर आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार सवाल है। तो दीप नारायण नायक को याद रखेंगे आप। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या लखनऊ में? नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आईएमसी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है बेटा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है ये, इसका आयोजन कहाँ हुआ बेटा? याद रखें, बहुत अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। क्या नाम है इसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है कहाँ? हमारी नई दिल्ली में। ठीक है, तो 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत काम की हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये 2023 में हुआ है, 2023। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का बेटा ये कौन सा संस्करण है? संस्करण पूछेगा तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये हमसे पूछा है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात को ध्यान में रखें, जब भी कोई संस्करण होता है तो उसका उद्घाटन पूछते हैं। ठीक है, उनके लिए। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण हुआ है उसका उद्घाटन किसने करा? तो इसका उद्घाटन करा, हाँ, प्रधानमंत्री, उसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाँ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ से 2 बातें आपको और नोट करनी है जो फैक्ट पूछे जाएंगे। एक फैक्ट इसमें यह है, जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल के निर्माण में भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दूसरा देश है, मतलब मोबाइल निर्माण में भारत का स्थान दूसरा है। और ब्रॉडबैंड स्पीड इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 43वां है। 2 आंकड़े भी याद रखें। देखिए, ब्रॉडबैंड स्पीड इंडेक्स में भारत का स्थान 43वां। ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत का स्थान जो है वो 43वां है। और मोबाइल निर्माण में भारत का स्थान दूसरा है, सेकंडवा। मोबाइल के उत्पादन में, मोबाइल के निर्माण में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। और ब्रॉडबैंड स्पीड इंडेक्स में भारत का स्थान 43वां है, ये उन्होंने बताया। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत का जो मतलब आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता, कभी कभी पूछेंगे कि इसका, हाँ, आयोजन कहाँ हुआ है, उद्घाटन किसने किया है, या कोई आंकड़ा पूछ लें इससे संबंधित। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
ये कह रहा है कि बिमस्टेक के प्रथम भारतीय महासचिव कौन बने हैं। अब देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब सवाल के साथ में प्रथम लगाया जाए या प्रथम लग जाए तो वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सवाल ये है कि बिमस्टेक है एक संस्था, एक ग्रुप, कि प्रथम भारतीय महासचिव कौन बने हैं। ऑप्शन है नरहरि राव, भूपेंद्र सिंह, कविंद्र कामत, इंदिरामणि पांडे। तो इंदिरामणि पांडे जो हैं वो बिमस्टेक के पहले भारतीय महासचिव बने हैं। मतलब बिमस्टेक के पहले महासचिव जो भारत की तरफ से बनाए गए हैं वो इंदिरामणि पांडे को बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखिए, एक तो बिमस्टेक, हाँ, BIMESTEC, ठीक है, हाँ, क्या नाम है, BIMS TEC। जो APS वाले बच्चे हैं वो थोड़ा कान खोल कर सुन लें। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, या बिमस्टेक में किसी एक शब्द का अर्थ मालूम कर सकते हैं। तो बी से है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये केवल वी से बनेगा। बी का अर्थ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। हाँ, आई से बनता इनिशिएटिव, एम से बनता है मल्टी, एस से बनता सेक्ट्रल, मल्टी सेक्ट्रल। टी से बनता बेटा टेक्निकल, टी से बनता है टेक्निकल। ई से इकोनॉमिक, सी से बनता है कोऑपरेशन, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि APS में फुल फॉर्म मांगी तो कुल मिला के ये पूछ लेगा कि बिमस्टेक में जो आई है उसका अर्थ बताओ क्या होता है आई का अर्थ। तो इनिशिएटिव बिमस्टेक में आई का अर्थ है इनिशिएटिव। ठीक है, याद रख लें, बहुत अच्छा बनेगा। अब एक सवाल आता है कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो बेटा बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। अच्छा, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय आता है ढाका में, और ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिमस्टेक का मुख्यालय है। ठीक है, एक और सवाल बड़ा शानदार बनेगा। इसके जो कुल सदस्य हैं बिमस्टेक में, जो टोटल मेंबर आते हैं बेटा, वो आते हैं 7। अब 7 देश कौन कौन से हैं ध्यान रखें। भारत 1, बांग्लादेश 2, ठीक है, श्रीलंका 3, नेपाल 4, भूटान 5, ये तो सार्क में भी है। ठीक है, हाँ, म्यांमार देखो, मालदीव नहीं है, म्यांमार है, म्यांमार 6 और थाईलैंड 7। तो इस तरीके से ये 7 देश जो हैं वो बिमस्टेक के मेंबर हैं, है ना। अब सवाल करंट में आ जाओ। सवाल करंट में ये पूछा गया है कि बिमस्टेक के पहले भारतीय महासचिव, बिमस्टेक के प्रथम भारतीय महासचिव कौन बने। बिमस्टेक की तरफ से पहले भारतीय महासचिव कौन बने? तो इंदिरामणि पांडे। क्या नाम है बेटा? इंदिरामणि पांडे। बिमस्टेक के हाँ पहले महासचिव जो कि भारत की तरफ से बने हैं उनका नाम है इंदिरामणि पांडे।
ये प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिमस्टेक के महासचिव बने। तो इसलिए ये सवाल चूंकि प्रथम है इसलिए एपीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ भी नहीं पूछेगा तो बिमस्टेक की फुल फॉर्म से कुछ पूछ लेगा एपीएस में, एक अच्छा सवाल है। और बाकी एसएससी वालों से तो कोई ना कोई मेंबर पूछ लेगा, क्योंकि कई बार ये सवाल आया है। ये धोखे का सवाल है कि म्यांमार जो है वो बिमस्टेक का मेंबर है लेकिन वो सार्क का मेंबर नहीं है, जबकि मालदीव जो है वो सार्क का मेंबर है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? ऐसा कौन सा गांव है हाँ जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित करा है? ऑप्शन आ रहे हैं धोरडो, पीथम, सतनाम या मांडवी। ठीक है, तो कौन है जिनको सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित करा है, किसने? तो देखो, विश्व पर्यटन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है ना, का सर्वश्रेष्ठ गांव किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित करा है? तो उस गांव का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है धोरडो। गांव का नाम क्या है? धोरडो गांव। तो ये गांव कौन सा बेटा? तो उस गांव का नाम है धोरडो गांव। ये धोरडो गांव है कहाँ? तो ये धोरडो गांव पड़ता है बेटा, जिस राज्य में पड़ता है वो है गुजरात। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात का एक ज़िला है कच्छ ज़िले में है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है ये, खास तरीके से कच्छ में पड़ता है धोरडो गांव। और इसी धोरडो गांव में एक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव, ये एसएससी वाले याद रख लें, ये उत्सव है। हाँ, उत्सव का नाम है रण उत्सव। तो ये रण उत्सव का आयोजन जो होता है इसी धोरडो गांव में होता है। और इसी धोरडो गांव को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ गांव किस मामले में? पर्यटन गांव। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित करा है। अब ये क्यों करा मैं आपको बताता हूँ। करा यूं है क्योंकि धोरडो गांव में रण उत्सव होता है और रण उत्सव बहुत 15-20 दिन का फेस्टिवल चलता है। दूर दूर से तमाम सैलानी आते हैं और वहाँ पर जो है वो पतंग उड़ाते हैं, तमाम चीज़ें इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं। तो इसलिए गांव बहुत दूर दूर तक के पर्यटकों के लिए, एक सैलानियों के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, बहुत घूमने के लिए लोग आते हैं। इस वजह से धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, आ सकता है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल सुन लीजिए बेटा, ये कह रहे हैं कि सखारोव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बराक ओबामा को, जीना महसा अमीनी को, पियरे जोन को, नरगिस मोहम्मदी को। सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया 2023 का? तो देखिए, सखारोव पुरस्कार छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में आने लायक है। 2023 ये सखारोव पुरस्कार 2023 ये जिसे दिया गया है, जो विजेता बनी है ना, विजेता बनी गई हैं, उनका नाम ये है जीना महसा अमीनी। क्या नाम है? जीना महसा अमीनी। ठीक है, और ये रहने वाली कहाँ की हैं? तो रहने वाली हैं ईरान की। अभी पीछे आपने सुना होगा क्वेश्चन कि ईरान में जो है वो एक 22 साल की तकरीबन लड़की या महिला जो बिना हिजाब के घूम रही थी, उनको वहाँ की जो ईरानी पुलिस है उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में रखा।
बाद में उनको शायद यातनाएं दी गई उनके साथ में, और बाद में उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो उन्हीं को, जिनका नाम है महसा अमीनी, हाँ महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी को, ईरान की रहने वाली हैं, उन्हें सखारोव पुरस्कार दिया गया है और ये 22 साल की हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। एक दिन मैंने बताया था नाम आपको नरगिस मोहम्मदी का, और इनको शांति का नोबल दिया गया है, और ये जो है ईरान की रहने वाली हैं, भी महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाती हैं। वाइट टॉर्चर के नाम से इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ठीक है। तो ये जीना महसा अमीनी की डेथ के बाद जो है वो तमाम वहाँ पर ईरान में बवाल हो गया था, बहुत बड़े पैमाने पर बवाल मचा था, और उसी दौरान ये नाम सुर्खियों में आया था। और हाँ, वहाँ की जो पुलिस थी उसके द्वारा, उसकी कस्टडी में मतलब इनकी डेथ हो गई थी, तो इनको सखारोव पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखें, जीना महसा अमीनी आएगा, सखारोव पुरस्कार बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार ये अवार्ड बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखें। तरल नैनो डीएपी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहले यूरिया संयंत्र की बात थी तरल में, अभी डीएपी की बात है। अहमदाबाद में, गांधीनगर में, कानपुर में और लखनऊ में। हाँ जी, तो ये स्थापित हुआ है तरल नैनो डीएपी संयंत्र गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग हो जाएगा, 2-3 बातें देख लेंगे हम लोग, 2-3 बातें देख लेंगे। तरल नैनो डीएपी संयंत्र ये किस स्थान पर लगाया गया है? तो स्थान है वैसे कलोल, और जो कलोल है ना वो पड़ता बेटा गांधीनगर में। कलोल कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। और इस संयंत्र का उद्घाटन किसने करा था? इसका उद्घाटन करा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन करा था। अच्छा, ये तरल नैनो डीएपी खाद है एक, क्या है ये खाद है, और इस खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है? इस खाद में नाइट्रोजन बताई जाती है 8%, और जो बेटा फास्फोरस होता है वो बताया गया है 16%। फास्फोरस कितना है? 16%। और ये लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है, ये बखेरना नहीं पड़ेगा आपको। जब सिंचाई कर रहे हो या तो इसका स्प्रे कर दे, सिंचाई कर रहे हो उसी पानी में इसको छोड़ दे, ठीक है, तो उस समय पूरे खेत में फैल जाएगा। तो खाद है, उर्वरक है, ठीक है। कलोल गांधीनगर में ये लगाया गया तरल नैनो डीएपी संयंत्र, ठीक है। तो गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। अगला सवाल देखो, मिशन महिला सारथी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मिशन महिला सारथी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एपीएस वालों कान खोल लो, ये सवाल कहीं ना कहीं आपको ज़रूर टकराने वाला है एपीएस के पेपर में। एपीएस के पेपर में आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि इस योजना को शुरू करा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मिशन, हाँ, महिला सारथी। सारथी भगवान कृष्ण बने थे अर्जुन के, सारथी मतलब चलाने वाला, ठीक है। तो ये योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है ये? तो जिस राज्य ने इसको शुरू किया है तो वो हमारा राज्य बेटा उत्तर प्रदेश। राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को शुरू किया गया था। राम कथा पार्क अयोध्या से। कहाँ से? राम कथा पार्क कहाँ है ये? अयोध्या में, अयोध्या। और किसने इसको शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया था। इसमें है क्या, मैं आपको बताऊं। तो इसमें यह है बेटा, इस योजना में क्या है, इसमें 51
51 नई बसों में, नई बसों में, नई बसों में हाँ ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी। ड्राइवर व कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी, दोनों महिलाएं होंगी। अब मैं आपको बताता हूं ये मैटर क्या है ना। देखिए इससे पहले क्या होता था, महिला कंडक्टर तो होती थी लेकिन वो ड्राइवर नहीं होती थी। तो ड्राइवर पुरुष होता था और कंडक्टर महिला होती थी। ऐसा बहुत बार देखा भी गया होगा आपके द्वारा। अब इसमें क्या है कि अभी तो फिलहाल सरकार ने 51 जो बस है, 51 बस ऐसी बसें महिलाओं को सौंपी हैं जिनके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं हैं। आगे आने वाले समय में इनकी संख्या को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक विशेष कदम है ना। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी बस की जिम्मेदारी महिला और पुरुषों को दी गई है, महिलाओं को दी गई है। उसमें कंडक्टर और महिला और कंडक्टर और ड्राइवर दोनों महिलाएं होंगी। ठीक है, तो एक तो सवाल आपको याद रखना है कि मिशन, हाँ मिशन महिला सारथी योजना किसने शुरू करी है, तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ से शुरू करी है, अयोध्या से। कितनी बसों के साथ, 51 बसों के साथ। किसने हरी झंडी दिखाई, तो उसको शुरू करा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है एपीएस वालों, अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये तो एसएससी के लिए बहुत अच्छा, ये तो बाकी एग्जामों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बार किसी महिला को हाँ भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन, चेयरमैन और क्या नाम है, सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो उनका नाम है जया किशोरी, अमृता वर्मा, इंदिरा सिंह, जया वर्मा सिन्हा। तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम बेटा, जया वर्मा सिन्हा। तो आपने सुना होगा, हाँ देखिए रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में बेटा, नई दिल्ली में। लेकिन करंट में तो आपको वन लाइनर यही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसकी जो चेयरपर्सन है प्लस सीईओ कौन है, उनका नाम है जया वर्मा, हाँ जया वर्मा सिन्हा नाम है उनका, जया वर्मा सिन्हा। और ये जया वर्मा सिन्हा जो प्रथम महिला है, इसलिए सवाल प्रथम महिला, पहली महिला जिनको रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आपके लिए सवाल बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन आपके लिए हो जाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड की फर्स्ट चेयरपर्सन या पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, तो जया हाँ वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। याद रख लें, रट लें, कुछ भी कर लें, हाँ गारंटेड ये सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखो, जहाँ पहला शब्द लग गया सोच लो वो सवाल कहीं ना कहीं टकराएगा। यूपी पीसीएस में तो ऐसे सवाल बहुत टकराते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रकाश श्रीवास्तव, विवेक कुमार, बीआर चौधरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा हेडिंग रहेगा, नाम है उसका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी। एनजीटी किस अधिनियम के दौरान बना था, तो एनजीटी एक्ट आया था। देखिए 2010 में क्या हुआ था, एनजीटी एक्ट, एनजीटी अधिनियम आया था 2010 में, और इसी के तहत जो है एनजीटी की स्थापना हुई थी। एनजीटी की स्थापना
2010 में हुई थी। और एनजी का जो है, एनजीटी का जो मुख्यालय है वो बेटा नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। और एनजीटी के जो अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है बेटा? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये एनजीटी क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी केस होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उन्हें तत्काल सोल्व करना और सुनने का काम एनजीटी करती है। जैसे पराली जलाई गई तो दिल्ली में तमाम मतलब धुंध छाई गई, तो उसके लिए एनजीटी सख्त होता है। एनजीटी उन लोगों पे अगर क्या नाम है जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, हाँ, वो जिस कोर्ट में सोल्व होते हैं उसका नाम है एनजीटी। ठीक है, चलिए 10वां और आखिरी सवाल है। कह रहे हैं भारत का प्रथम लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में हुआ? भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? तो भारत का चूंकि पहला है, देखो पहला, भारत का पहला है, और मैंने बताया कि जो चीज़ पहली हो गई है इसलिए वो महत्वपूर्ण है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेटा आयोजन हुआ है इसका गोवा की राजधानी पणजी में। कहाँ आयोजन हुआ है? पणजी। और पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है ना। मांडवी नदी के तट पर है। पणजी किस नदी के किनारे पर बसी है? तो नदी का नाम है बेटा मांडवी। पणजी मांडवी नदी के किनारे पर बसी है, गोवा की राजधानी है, और यहीं पर प्रथम लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन हुआ था। भारत का प्रथम लाइट हाउस महोत्सव लाइट से संबंधित है ना, कहाँ आयोजित हुआ था? तो गोवा में, और गोवा की राजधानी पणजी में। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और ये बहुत अच्छे सवाल है ना। ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और चीज़ों को नोट्स बनाना चाहें तो अपने नोट्स बना लें। ऐसे ही पढ़ना चाहें तो आप अपने है ना मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनका ध्यान रखना है क्योंकि एपीएस में ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।